बारिश में काली बहू और गोरी बहू का बंटवारा। आरती जो कि काली बहू थी और निधि गोरी बहू थी। निधि बहुत ही नकचड़ी किस्म की थी। वो हमेशा आरती से बिना बात की लड़ाई झगड़ा करती थी, तो वहीं आरती भी निधि को बराबरी से जवाब दिया करती थी, जिससे घर में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सास निधि से बोलती है, अरे निधि बहू, अभी तक खाना नहीं बना, बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना दे दे। मेरी प्यारी सासू माँ, खाना मैंने नहीं बनाया है। अगर आपको ज्यादा ही भूख लग रही है तो आप आरती से बोल दो, वे आपको खाना दे देगी। जब तुझे पता है कि घर में तुम ही दोनों हो तो आपस में काम बांट कर नहीं कर सकती। अब ये फिर क्या हो रहा है कि खाना आरती देगी? घर में खाना बनाना और खाना खिलाने का काम तो तेरा है, तो खाना भी तुझे ही बनाना पड़ेगा ना। अरे आपको खाना खाने का तो हमेशा याद रहता है कि भूख लगी है, खाना दो। आपको ये नहीं दिखाई देता कि इस घर में हमेशा आए दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेकर कलेश होता रहता है, वह है बंटवारा। उस चीज के ऊपर क्यों नहीं ध्यान जाता आपका? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में बंटवारा हो, और मेरे जीते जी तो मैं इस घर का बंटवारा कभी नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, अब बंटवारा नहीं करना चाहती तो मैं आपके हिसाब से घर में नहीं रहना चाहती। अगर इतना ही भूख लग रहा है तो अपनी आरती बहू से कह के करवा लो ना। सास थोड़ी देर बाद आरती के पास जाती है और आरती से कहती है, आरती बहू देख, घर में आज खाना नहीं बना है क्योंकि मेरी बहू ने खाना नहीं बनाया है। उसका फिर से वही पुराना ड्रामा, बंटवारा करने का। एक काम कर, तू ही जाकर खाना बना दे। देखिए माँ जी, आप बार बार ना मुझे ही हर काम को करने के लिए कहती है, जबकि काम का बंटवारा हो चुका है, तो मैं क्यों उसका काम करूं? ऐसे तो उसे बार बार बढ़ावा मिलता रहेगा, क्योंकि करने के लिए तो मैं ही हूँ। जब भी उसका मन नहीं होता या फिर वो लड़ाई करके बैठ जाती है तो आप हमेशा उसका काम मुझसे करवाती हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा माँ जी? बहू, वो तो ना समझ है, कम से कम तू तो ऐसी बातें मत कर। घर परिवार को जोड़कर चलना चाहिए। इतनी छोटी मोटी बातों में कुछ नहीं रखा कि खाना तू बनाए या खाना वो बनाए, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम एक ही परिवार का हिस्सा है, खाना भी क्या बांट कर बनाएंगे? कम से कम खाने का बंटवारा तो मत करो। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन हमेशा जिस काम के लिए आपने मुझे कहा है मैंने किया है, लेकिन अब नहीं। एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं आपका हर काम करती हूँ, लेकिन इस बार हद हो गई है। आए दिन निधि अपनी ऐसी हरकतों की वजह से मुझे ही टारगेट करती रहती है। अगर उसे नहीं रहना है तो मत रहे। आपको वे बंटवारा करने के लिए कह रही है तो बंटवारा कर दो ना उसके हिसाब से। तू बता ना बहू, आखिर मैं कैसे बंटवारा कर दूं इस घर का? कैसे अपने बच्चों को 2 हिस्सों में बांट दूं? मैं जानती हूँ माँ जी कि आप नहीं चाहती हो इस घर का बंटवारा, लेकिन कभी कभी जब इंसान को सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी गलती महसूस कराना बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बंटवारा भी हो जाए और बाद में निधि को अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा। ठीक है बहू, देखते हैं। बेचारी सास खुद रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही 2 दिन बाद सास ठान लेती है कि अब वह अपने घर का बंटवारा करके ही रहेगी। ऐसे ही एक दिन सास निधि और आरती और उनके पति के सामने हिसाब से आरती और निधि को घर का हिस्सा दे रही थी। तभी निधि सास से बोलती है, माँ जी, आपको क्या लगता है कि मुझे चीजें समझ में नहीं आती? आपने जो हिस्सा आरती को दिया है वह हिस्सा मुझे चाहिए, क्योंकि वह मेरी फेवरेट जगह है, तो इसके लिए मैं किसी से कोई समझौता नहीं करना चाहती। निधि, तुझे ही सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी है इस घर में। अब तू ही बता दे तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, मैं उसे सबसे बंटवारा कर देती हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम है कि आरती बहू को कोई दिक्कत नहीं होगी। सास निधि के हिसाब से घर का बंटवारा कर देती है और दोनों बहू को बराबरी का हिस्सा दे देती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब धीरे धीरे मॉनसून का दिन शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक से जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, जिस वजह से निधि के हिस्से में बारिश का पानी आने लगता है। निधि बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन मुंह बनाते हुए कहती है, अरे ये क्या, बारिश का पानी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही घर में आ रहा है, आरती के हिस्से में क्यों नहीं जा रहा? हे भगवान, आप ही ना मेरे साथ भेदभाव करते हो जैसे कि मेरी सास करती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये बारिश का पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, धीरे धीरे पूरे घर में पानी भर जाएगा। जब आरती और उसकी सास की नजर निधि के हिस्से में जाती है
तो वह देखती है कि बारिश का पानी निधि के घर आ रहा है। वह दोनों निधि से कहती है, देख निधि, बारिश का सारा पानी तेरे घर आ चुका है। एक काम कर, तू मेरे हिस्से में आ जा। हम दोनों कुछ दिनों के लिए इसी तरह रह लेंगे, जब तक बारिश नहीं बंद हो जाती तब तक इसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। हाँ निधि बहू, एक काम कर, तू मेरे पास ही आ जा। आप दोनों मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो ना, या फिर ये देखकर मजे लेने आई हो कि मेरे घर में पानी घुस गया है और आप दोनों के घर में कोई दिक्कत नहीं हुई है? तो भगवान के लिए मजे लेना और मेरे जले पर नमक डालना बंद करो। ये मेरा घर है, मेरा हिस्सा है, तो अब मैं जैसे भी यहाँ रहूँ वह मेरी दिक्कत है। आप दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख, हर वक्त बचपना अच्छा नहीं लगता। हम दोनों तेरी दुश्मन नहीं है। बंटवारा करने का फैसला भी तेरा था और तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए था वो भी फैसला तेरा था। फिर अपने ही फैसले पर तुझे पछतावा क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ बोला नहीं कि मुझे कोई पछतावा है, या फिर मैं आप लोगों को बुलाने आ गई और आप लोगों से भीख मांगने लगी कि मुझे अपने घर पे रख लो। निधि अपनी सास और जेठानी दोनों को वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन तक लगातार जोर से बारिश होने लगती है। निधि के कमरे में पानी घुस जाता है, जिस वजह से कमरे में बहुत मच्छर लग रहे थे। अब इस तरह से निधि और उसके पति दोनों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी। दोनों को अपनी रात जाग कर गुजारनी पड़ रही थी, जिस वजह से निधि को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इतना सब होने के बाद में उसको पछतावा हो रहा था। वह अपनी माँ जी और जेठानी दोनों से माफी मांगने लगती है। देख, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वह मेरे लिए बहुत है। तुझसे कोई माफी नहीं चाहिए मुझे। बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटियां हो और मेरे साथ मिलजुल कर रहा करो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। प्यार दोगी और प्यार बांटो तो तुम्हें बदले में भी प्यार मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोग इंसान जिस बीज का पौधा लगाता है उसे वही मिलता है। निधि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब पूरा परिवार एक साथ रहता है। निधि और आरती दोनों के पति मिलकर घर की मरम्मत करवाते हैं, जिससे बारिश के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। कुसुम की 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू ज्योति, छोटी बहू आरती और सबसे छोटी बहू कविता। तीनों बहुएं अपने अपने काम में सर्वगुण संपन्न थी। तीनों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाना सब काम आता था। ऐसे ही कुसुम जिस सोसाइटी में रहती थी, वहाँ किसी के घर में शादी थी जहाँ बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। उसी बीच ज्योति बहू को मेहंदी लगाने का न्योता भेजा जाता है। ज्योति मेहंदी लगाने के लिए जाती है और हर कोई ज्योति की तारीफ करता है और कहता है, अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो। सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ऐसी मेहंदी ना मैंने कभी किसी से नहीं लगवाई। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ मैं न जाने कितने सारे मेहंदी लगाने वाले से मेहंदी लगवाई है, लेकिन किसी में वो बात नहीं है जो तुम्हारे डिजाइन में है। हाँ आंटी जी, ये बात तो मुझे हर कोई कहता है कि मेरे हाथ की मेहंदी सबको पसंद आती है, क्योंकि मैं ना सबको यूनिक मेहंदी का डिजाइन लगा कर देती हूँ। और मुझे ना अपने काम से बहुत प्यार है। मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से निखारना जानती हूँ। ये बात तो बहुत अच्छी है बेटा। अपने काम से प्यार करना चाहिए और अपने काम को हर दिन और ज्यादा खूबसूरत और निखारने की कोशिश करनी चाहिए। वह इंसान जीवन में कामयाबी होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन कुसुम के घर पे एक औरत जिसका नाम नंदिता होता है, वो मेहंदी लगवाने के लिए उसके घर आती है और कुसुम से कहती है, अरे बहन जी, मुझे ना मेहंदी लगवाना है, तो आप बताओ आपकी तीनों बहुओं में से सबसे सुंदर मेहंदी कौन लगाता है? वैसे मेहंदी तो मेरी तीनों बहुएं अच्छी लगाती हैं, लेकिन अगर मुझे तीनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो सबसे अच्छी मेहंदी ना अपनी बड़ी बहू लगाती है। लोग दूर दूर से उसे मेहंदी लगाने के लिए बुलाते हैं। छोटी बहू भी तो मेहंदी लगाना उसी से सीखी है, और आज जो भी कुछ है ज्योति बहू की बदौलत है। फिर तो आप एक काम करो, अपनी ज्योति बहू को बुला दो, उसी से मेहंदी लगवा लूंगी। थोड़ी देर में ज्योति वहाँ आती है और नंदिता को मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। घर में आधे से ज्यादा काम पड़ा हुआ था। ये देखकर अपनी दोनों बहुएं आरती और कविता को आवाज लगाते हुए कुसुम कहती है, अरे आरती बहू, कविता बहू, घर में पूरा काम पड़ा है, ये नहीं कि घर की साफ सफाई कर लूं। अरे ज्योति बहू मेहंदी लगाने में बिजी है, उसे तो हम परेशान नहीं कर सकते। अब भगवान ने उसे इतनी अच्छी कला दी है तो उसे अपनी कला का प्रदर्शन तो करने दो। लोग दूर दूर से मेहंदी लगवाने के लिए आते हैं। उसके पास
सच में मेरी बहू तो लाखों में एक है। हाँ माँ जी, लोग ज्योति दीदी से मेहंदी लगवाने के लिए तो आएंगे ही ना, क्योंकि आप हर जगह ज्योति दीदी का ही गुणगान करती रहती हैं। अरे मेहंदी लगाना तो हमें भी आता है, कभी हमारा नाम भी ले लिया करो, हम भी तो लोगों को मेहंदी लगा देंगे अच्छे से। मुझे जिसका काम अच्छा लगेगा मैं उसी का नाम लूंगी। और वैसे भी ज्योति बहू की मेहंदी सच में बहुत अच्छी होती है, और ज्योति बहू की बराबरी करने में कोई नहीं है आगे। उसके जैसा बनने का भी मत सोचना। गुस्से में आरती और कविता दोनों घर का काम करने लगती हैं। जाते जाते नंदिता ज्योति से कहती है, वैसे ज्योति सच में तुम बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो, तुम्हारे हाथ में जादू है। तुमने जो भी मेहंदी का डिजाइन लगाया है वे बहुत यूनिक है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एक हफ्ते बाद ना मेहंदी कंपटीशन होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करो। जो भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा टैलेंट दिया है ना, उस टैलेंट को निखारो और जगह जगह फैला दो। तुम सच में बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट हो। कहाँ पर हो रहा है ये मेहंदी कंपटीशन? मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि मैं अपने टैलेंट को और ज्यादा निखार कर दिखा सकती हूँ और प्रूव कर सकती हूँ कि मुझे सच में मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती है और मैं किसी भी तरीके की मेहंदी लगा सकती हूँ। मेरी सहेली करके विजय भवन में कैंप लगा रही है, वहाँ पर आ जाना और अपना नाम एड्रेस जो भी है सब लिखवा देना। और एक हफ्ते बाद मेहंदी कंपटीशन होगा। जीतने वाले को 5 लाख इनाम देगी वो। खुद का मेहंदी पार्लर खोलने के लिए भी जितना खर्चा आएगा वो सब मेरी सहेली देगी मेहंदी कंपटीशन में। अरे ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे कैसे भी हिस्सा लेना पड़ेगा इसमें। आरती और कविता दोनों सारी बातें सुन रही थी। ऐसे ही अगले दिन ज्योति अच्छे से रेडी होकर मेरी सहेली कैंप में अपना नाम वगैरह लिखवाने के लिए जा रही थी। तभी आरती और कविता दोनों ज्योति से कहती हैं, अरे दीदी, अपने बारे में ही सोचती हो क्या? वैसे तो बड़ी अच्छी बनने का दिखावा करती हो, और आज जब मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता होने वाली है तो अकेले ही अकेले निकली। कम से कम हमें तो पूछ लिया होता, हमें भी तो मेहंदी लगाना आता है, भले ही हमें मेहंदी लगाना आपसे ही सीखा हो। अरे माफ करना आरती, मैंने ध्यान नहीं दिया था। बाकी अगर तुम दोनों भी चाहती हो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना तो मेरे साथ चलो, हम तीनों एक साथ अपना नाम लिखवा लेंगे। हाँ, हम भी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको ही भगवान ने इतना ज्यादा टैलेंट दिया है क्या? हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। हमें भी मेहंदी लगाना बहुत अच्छे से आता है, बस फर्क इतना है कि हम आपको मौका दे देते हैं। जिस दिन हम अखाड़े में उतर गए ना, उस दिन लोग आपके हाथ की मेहंदी को पोंछना बंद कर देंगे। अरे तुम तो मेरी बहनें हो और मुझे तुमसे कोई कंपटीशन नहीं करना है। तुम जीतो या मैं जीतूं, बात तो एक ही है। वैसे चलो चलते हैं, टाइम हो रहा है। तीनों एक साथ मेरी सहेली कैंप में जाकर अपना नाम लिखवाती हैं और वहाँ बहुत से लोग थे जो ज्योति को जानते थे। हर कोई ज्योति की तारीफ कर रहा था। अब ये देखकर आरती और कविता दोनों को मन ही मन बहुत जलन हो रही थी। वो दोनों घर आकर आपस में बातचीत करती हैं और कहती हैं, तुझे क्या लगता है तू ये प्रतियोगिता जीत लेगी? क्योंकि जहाँ ये ज्योति रहेगी ना, वहाँ तो समझ ले हम प्रतियोगिता कभी नहीं जीत सकते। अगर इस प्रतियोगिता को जीतना है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बात तो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये ज्योति बहुत चालू चीज है। इसे एक एक सुंदर सुंदर मेहंदी के डिजाइन आते हैं और ये हमें 5 मिनट में हरा देगी। अरे ये तो दोनों हाथों से मेहंदी लगाती है। समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे ये प्रतियोगिता जीतें। एक तो तरीका है, इस प्रतियोगिता में मेहंदी घर से लेकर जाना है। तो हम ज्योति की मेहंदी में एक ऐसा केमिकल मिला देंगे जिससे वे मेहंदी ही ना लग पाए। मतलब कि जिसे वो मेहंदी लगाएगी उसके हाथ में जलन शुरू हो जाएगा और ज्योति की प्रतियोगिता खराब हो जाएगी और हम ये प्रतियोगिता कैसे भी जीत जाएंगे। ऐसे ही एक हफ्ते बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। इस प्रतियोगिता में 11 औरतों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से आरती, कविता और ज्योति भी थी। सभी लोग बैठकर मेहंदी लगा रहे थे। सबसे पहले ज्योति ने मेहंदी लगाकर सबका दिल जीत लिया। ज्योति की मेहंदी की डिजाइन सबसे अलग और सुंदर थी। हर किसी को ज्योति की मेहंदी बहुत पसंद आई और ये प्रतियोगिता ज्योति ही जीत गई। ये देखकर आरती और कविता दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों उदास मन से घर आती हैं। तभी कुसुम कविता और आरती से कहती है, क्या हुआ आरती और कविता, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम ये सोच रही हो कि तुमने ज्योति की मेहंदी में जो केमिकल मिलाया था वे केमिकल अपना असर क्यों नहीं दिखा दिया? दरअसल मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और मैं समझ गई थी कि तुम दोनों अपनी
जेठानी ज्योति से इतना नफरत करती हो कि उसे सबके सामने इस तरह से बेइज्जत करने के लिए तैयार हो चुकी हो, इसलिए मेरी नजर तुम पर बनी हुई थी। और जब ने ज्योति की मेहंदी में केमिकल मिलाया, वे सब कुछ मैंने देख लिया था और मैंने तुरंत ज्योति की मेहंदी को ऑर्गेनिक मेहंदी में बदल दिया। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी ये काम नहीं करेंगे। जलन की भावना हमारे अंदर इतनी हो गई थी कि हम अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा करने के लिए तैयार हो गए थे, बल्कि उन्होंने हमेशा हमें छोटी बहन माना है। आरती और कविता दोनों शर्म से पानी पानी हो जाती हैं और दोनों ज्योति से माफी मांगती हैं, जो कि उन दोनों को माफ कर देती है।